हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि अब जब दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो ही चुकी तो जियामान को अब उसके लिए रूम भी साफ करना था, क्योंकि लिनजियान ने उसकी हेल्प जो की, चाहे उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इसके लिए रूम साफ करना पड़ा। लिनजियान वहाँ पर खड़े इसे ऑर्डर्स दे रहा था जैसे वो इसकी मेड बन गई हो। सफाई के बीच में ही उसे रोक कर अपना सूट के साइड पर कर दिया, जबकि जियामान दिल ही दिल में सोचने लगी कि मुझे तो लगा था कि ये मेरी हेल्प करने वाला है, जबकि वो बॉसी एटीट्यूड के साथ खड़ा इसे ऑर्डर्स देता रहा कि ये चीज बाहर निकालो, वो चीज बाहर निकालो, वहाँ की सफाई करो और यहाँ की करो। जियामान को उसके इस एटीट्यूड पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक तो हमने इसे घर में रहने की जगह दे दी और ऊपर से इसका एटीट्यूड तो देखो। ऑप्शन तो उसके पास भी और कोई नहीं था, इसलिए लिनजियान के कहने पर वो टूटा फूटा सब कुछ बाहर निकालने लगी। आखिर में जब उसने ये कंबल भी चेंज करने के लिए कहा कि ये काफी पुराना हो चुका है और इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल भी नहीं, तो जियामान को गुस्सा आ गया कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ही चेंज कर दूं, इसमें क्या मसला है। वो बोला कि तुम खुद ही देख लो, ये डस्ट से भरा पड़ा है। जियामान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल कर लेती है और पूछने लगी कि अच्छा ठीक है और बताओ क्या चेंज करवाना है तुम्हें। बजाय ये कहने के कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, वो इसके लिए और मुसीबतें ढूंढने लगा। कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस रूम में कितने सारे जाले हैं, तुम्हें इसको भी साफ करना होगा। बेचारी जियामान का तो खून घोलने लगा उसकी बातें सुन सुनकर। फिर भी वो गुस्से में जाते हुए सीढ़ी को बीच में ले आती है और खुद को समझाते हुए कहने लगी कि मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए, वैसे भी ये छोटा सा काम ही है, इस पर कितना ही टाइम लग जाएगा। लिनजियान खड़ा उसका मुंह देख रहा था, तो जियामान बोली कि आप खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे क्या, या आकर मेरी हेल्प भी करोगे। जो सुनकर वो भी हेल्प के लिए आगे पहुँच आया, सीढ़ी को पकड़ लेता है। जियामान पूरी कोशिश करती है जालों को साफ करने की, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। लिनजियान कहने लगा कि अगर यहाँ से तुम इतने ऊपर तक हाथ पहुँचाओगी तो कैसे पहुँचेगा, जरा और ऊपर जाओ ना। एक तो खड़ा सिर्फ मुंह देख रहा है, ऊपर से बातें भी सुना रहा था, तो जियामान को गुस्सा तो आना ही था। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मानो या ना मानो, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर गई तो गिर जाऊंगी, वो भी तुम्हारे ऊपर, ताकि तुम्हें अच्छा खासा सबक मिल जाए। खैर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। बेदहानी में वो लिनजियान के हाथ के ऊपर अपना पाँव रख देती है। ये अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में पूरी सीढ़ी को ही हिला देता है और अनफॉर्चुनेटली जियामान उसके ऊपर गिर पड़ी। ये रोमांटिक सा सीन जियामान के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो वही हुआ जो मैं सोच रही थी, जबकि लिनजियान उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये सब कुछ इस लड़की ने जानबूझकर किया मुझसे बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ से जियामान की मॉम भी पहुंच आई, ये पूछते हुए कि बेटा जियामान तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं ना। पर इन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर उन्हें लगा कि शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ। फौरन से बाहर जाते हुए बोली कि माफ करना, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को किसी चीज की जरूरत होगी, और साथ ही डोर भी क्लोज कर देती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ने मिलकर रूम की सफाई कर दी थी। बाहर आने के बाद जियामान ने देखा कि लिनजियान को इचिंग हो रही है। उसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ, क्या इन जगहों के अलावा कहीं और भी इचिंग हो रही है। उसे तो पूरी बॉडी में ही इचिंग हो रही थी। इस पर वो इसे अपने रूम में ले आई मेडिसिन लगाने के लिए। कहती है कि तुम्हें जरूर डस्ट से एलर्जी होगी, वरना ऐसा कभी मेरे साथ तो नहीं हुआ। उसके रूम में एसी लगा हुआ देखकर लिनजियान पूछने लगा कि पूरे घर में से सिर्फ तुम्हारे रूम में ही एसी क्यों लगा हुआ है। तो ये बोली क्योंकि मुझे विंडोज को ओपन करके सोना नहीं पसंद, जबकि मेरे पेरेंट्स विंडोज को ओपन करके सोते हैं। लिनजियान बोला कि क्या प्लीज तुम मेरे रूम में भी एक एसी लगवा दोगी। बट वो इसे आंखें दिखाते हुए बोली कि ओ मिस्टर, तुम यहाँ पर सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहने को आए हो, पूरी जिंदगी के लिए नहीं, इसलिए शुक्र मनाओ कि तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिल गई। आफ्टर दैट जियामान उसके मेडिसिन अप्लाई करने लगी जिन जगहों पर उसे इचिंग हो रही थी। जितना जेंटली वो इसे लगा रही होती है, इधर लिनजियान सोचने लगा कि काश तुम्हारी जुबान भी उतनी ही जेंटल होती जितना जेंटली तुम इस मेडिसिन को अप्लाई कर रही हो। उसके ये कहने की देर थी कि उधर जियामान बोली अगर तुम अपनी शर्ट नहीं उतारोगे तो फिर मैं बाकी की मेडिसिन कैसे लगाऊंगी। वो बेचारा सोचने लगा कि तुम सिर्फ रूड ही रह सकती हो, कभी भी जेंटल नहीं हो सकती। उसके कहने पर लिनजियान अपनी शर्ट तो उतार देता है, लेकिन उसे जियामान से शर्म आ रही थी। कहने लगा कि मेरे ख्याल से रहने दो, मेडिसिन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। जियामान भी समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। कहने लगी कि अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, पर ये मेडिसिन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एलर्जी के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव
इफेक्टिव है और अगर तुम नहीं लगाओगे तो कब तक ऐसे इचिंग करते फिरोगे, बस तुम मुझे बताते रहना कि कहाँ पर अप्लाई करनी है। लिन जियान भी रिलैक्स हो गया था, वो अपना बैग करके उसे डायरेक्शन बता रहा था कि कहाँ पर अप्लाई करनी है, लेकिन उसके टच करने से भी इसे बटरफ्लाईज फील हो रही थी। फौरन से अपनी शर्ट पहनकर कहने लगा कि बस बस हो गया है और लगाने की जरूरत नहीं, और थैंक यू कहकर वहाँ से भाग निकला। इधर ज़ियामान आवाज देते हुए बोली कि तुम्हें क्या हो गया है, अभी तक तो मैंने अच्छे से अप्लाई भी नहीं की थी, रुको तो सही। दिल ही दिल में सोचने लगी कि कितना अजीब लड़का है, अभी तक तो मैंने सही से मेडिसिन भी अप्लाई नहीं की थी और ये भाग निकला। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ लिन जियान अपने लिए खाने को लेकर आता है और सोच रहा था कि चलो अब सुकून से कुछ खा लूंगा। दूसरी तरफ उसे ज़ियामान के एक दोस्त विनमो ने अचानक से देख लिया। वो सोचने लगा कि इस वक्त तो ज़ियामान की फैमिली सब खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं, पर उनके पीठ पीछे इनके घर में कौन घुस आया है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, बाद में ज़ियामान को बता दूंगा। ये कहने के बाद वो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इधर लिन जियान बेचारा भी सुकून से खाने के बारे में सोच रहा था कि उसने इसे पकड़ ही लिया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि असल में विनमो पकड़ा गया था। दोनों ही एक दूसरे को चोर समझ रहे थे। लिन जियान उसे पूछने लगा कि तुम कौन हो और घर में क्यों घुस आए, मुझ पर अटैक करने की कोशिश भी कैसे की तुमने। विनमो बोला कि तुम चोर हो, तुम यहाँ पर खाना चुरा रहे थे ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़कर पूरे गांव के सामने ले आऊंगा। किसी भी तरह करके अपना हाथ चुड़ाते हुए उसे पंच करने ही लगा था कि दूसरी तरफ ज़ियामान भी पहुंच आई और कहने लगी कि रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। विनमो बोला कि ज़ियामान अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर पहुंच आई हो, तुम्हारे घर में चोर घुस आया है, ये देखो वो खाना चुरा रहा था। ज़ियामान और लिन जियान दोनों ही एम्बेरस हो जाते हैं कि अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं कोई चोर वोर नहीं बल्कि इस घर का दामाद हूँ। आखिरकार बेचारी ज़ियामान नजरें चुराते हुए बता ही देती है कि ये लड़का कोई चोर नहीं बल्कि मेरा फियोंसी है। जो सुनकर तो वो हैरान ही हो गया कि क्या तुम्हारा फियोंसी, ये कब हुआ, तुमने इसे अपना फियोंसी कैसे बना लिया। ज़ियामान बोली कि ये लंबी कहानी है, किसी और वक्त तुम्हें बताऊंगी, पर वो बोला कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर तुम्हारी आंखों को हो क्या गया था जो तुमने इसको अपना फियोंसी बना लिया। ये लड़का दिखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अभी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ज़ियामान और लिन जियान दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब हम इसको क्या एक्सप्लेनेशन और कैसे दे, क्योंकि हमारे साथ तो खुद इतना बड़ा प्रैंक हो गया है। नेक्स्ट सीन में दोनों ने मिलकर इसे पूरी कहानी सुना दी थी, जो सुनने के बाद वेनमो पूछने लगा कि अच्छा तो तुम दोनों की एंगेजमेंट तुम लोगों के ग्रैंडपास ने तय कर दी थी। वो सर हिलाकर हाँ बोले तो ये पूछने लगा और तुम दोनों इस शादी के लिए मान भी गए। लिन जियान पूछता है कि इसमें मसला ही क्या है। वेनमो बोला कि मसला क्यों नहीं है, अभी तक तो ज़ियामान किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं आई थी और अचानक से उसका फियोंसी भी सामने आ गया है। जो सुनकर लिन जियान उसे देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगा कि वाओ, ना मैं कभी रिलेशनशिप में आया और ना ही ये कभी रिलेशनशिप में आई। खैर ज़ियामान वेनमो को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि जब हम एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को देखा तो हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, है ना, मैं ठीक कह रही हूँ ना। लिन जियान भी उसे होल्ड करते हुए कहता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसने जब मुझे देखा तो पहली नजर में ही इसको मुझसे प्यार हो गया। दोनों को ही दिल में गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करते सिवाय एक्टिंग करने के। वेनमो को समझ नहीं आती कि ज़ियामान तुम तो किसी लड़के को अपने घर में भी नहीं छोड़ती थी और अब तुम इसे घर में रहने भी दे रही हो, और तो छोड़ो तुम तो कभी लव शव पर बिलीव ही नहीं करती थी और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें इससे प्यार हो गया था। वो दोनों लवी डवी रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि अब सिंगल कब तक रहा जा सकता है, कभी ना कभी तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढना ही होगा। वेनमो के लिए तो जैसे ये बहुत बड़ा शॉक्ड हो, क्योंकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहने लगा कि चलो तुम लोग कहते हो तो मान लिया, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ इन दोनों ने भी खुद को एक दूसरे से दूर पुश कर दिया, क्योंकि अब ड्रामा करने की क्या जरूरत। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।